हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग भूगोल स्टार्ट करते हैं। ये क्लास यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आइए हम लोग भूगोल को विश्व भूगोल से स्टार्ट करते हैं और भारत के भूगोल तक का सफ़र हम लोग तय करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ परिचय से स्टार्ट करते हैं। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानी के निवासियों को जाता है। यानी क्या बताया गया है? भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने यानी प्रदान व्यवस्थित करने का श्रेय यूनानी निवासियों को जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहला प्रश्न यहाँ बनता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा इरेस्टोस्थेनिस को। किसको कहा जाता है? इरेस्टोस्थेनिस को कहा जाता है। और आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर वान को। किसको कहा जाता है? एलेक्जेंडर वान को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भूगोल के बारे में जाना कि भूगोल का श्रेय व्यवस्थित श्रेय किसको जाता है? यूनानी के निवासियों को जाता है। और भूगोल का जनक कौन है? हेरोस्टोस्थेनिस को। और आधुनिक भूगोल का जनक एलेक्जेंडर वान है। इसके बाद हम लोग ब्रह्मांड से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। ब्रह्मांड को ही इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। आइए ब्रह्मांड को हम लोग समझते और पढ़ते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड किसको कहा जाता है? यानी सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब छोटे अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगा के सम्मिलित समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। कॉस्मॉस ब्रह्मांड के लिए प्रयोग होने वाला दूसरा शब्द है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्मॉस शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग होता है? ब्रह्मांड के लिए प्रयोग होता है। ब्रह्मांड के लिए प्रयोग होने वाला दूसरा शब्द है कॉस्मॉस। ये एसएससी 2023 के एग्जामों में पूछा गया है कि कॉस्मॉस क्या है। तो ये ब्रह्मांड के लिए प्रयोग होने वाला दूसरा शब्द है कॉस्मॉस। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी से। ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से हुई। किससे हुई? बिग बैंग थ्योरी से हुई। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमैत्रे ने किया और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या की। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी से मानी जाती है और इसके प्रतिपादन कौन है? जॉर्ज लेमैत्रे और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में सिद्धांत की व्याख्या की। ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड का जो व्यास कितना है? तो 93 अरब प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं, जिसको कि गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं? यानी कि लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, यानी कि जिसको आकाश गंगा कहते हैं। अब हम लोग आकाश गंगा के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। यानी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। मंदाकिनी किसको कहते हैं? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है
तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है उसे मंदाग्नि कहते हैं। हमारी पृथ्वी की मंदाग्नि का नाम दुग्धमेगला या आकाशगंगा है। क्या है? हमारी पृथ्वी की मंदाग्नि का नाम दुग्धमेगला या आकाशगंगा है। इसका 80% भाग सर्पिलाकार यानी स्पाइरल है। इसकी 3 भुजाएं हैं। सूर्य इसमें दूसरी भुजाएं पर स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? दूसरी भुजाएं पर स्थित है। इस मंदाग्नि को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। यानी कि इस मंदाग्नि को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाग्नि को देवयानी कहते हैं। यानी पूछा जा सकता है आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाग्नि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देवयानी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवयानी कहते हैं। इसके बाद आकाशगंगाओं के दूर जाने की पुष्टि डॉपलर प्रभाव द्वारा होती है। यानी आकाशगंगा की दूर जाने की पुष्टि डॉपलर प्रभाव द्वारा होती है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। पूछा जा सकता है सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन सा है? तो जवाब होगा ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। इसके बाद निहारिका। निहारिका जो है यह आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं। किसके? धूल और मेघ के गैस होते हैं, उसे ही हम लोग निहारिका कहते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधी प्रतिबंधित होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है तब निहारिका दिखाई देती है। निहारिका कब दिखाई देती है? जब वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है तब निहारिका दिखाई देती है। इसके बाद हम लोग अब आते हैं सौरमंडल। सौरमंडल जिसको कि सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूप केतुओं, उल्काओं, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल किससे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। यानी किसने की थी? सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। इसके बाद सौरमंडल में हम लोग सबसे पहले तारा के बारे में पढ़ते हैं। तारा जिसको स्टार इंग्लिश में कहते हैं। तारा एक विशाल आकार का खगोलीय पिंड होता है। यानी तारा क्या होता है? तारा एक विशाल आकार का खगोलीय पिंड होता है जो अपनी प्रकाश व ऊष्मा उत्सर्जित करता है तथा निहारिकाओं से उत्पन्न होता है। ये आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य के व्यास से 450 गुना छोटा और 1000 गुना बड़ा हो सकता है। यानी सूर्य के आकार से तारा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। 450 गुना छोटा हो सकता है और 1000 गुना बड़ा हो सकता है सूर्य से तारा। तारा में पाई जाने वाली गैस कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व होते हैं। यानी हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%। इसके बाद बचा हुआ भाग जो होता है अन्य तत्व होते हैं जिसमें से 2.5% होते हैं। यानी पूछा जा सकता है तारों में पाई जाने वाली गैस कौन कौन सी है? सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व जो पाए जाते हैं 2.5% पाए जाते हैं। तारों में हाइड्रोजन व हीलियम के संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। यानी तारों में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद
किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी तारे की जीवन जीवन अवधि कैसे पता करेंगे? उसके आकार के हिसाब से उसका जीवन अवधि पता कर पाएंगे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। यानी पूछा जा सकता है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। साइरस पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। साइरस जो है रात के समय में दिखाई देता है। पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से देखा जाने वाला तारा कौन सा है? तो साइरस है, जो कि बहुत ही चमकीला होता है। इसके बाद तारे के बारे हम लोग सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यानी सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाग्नि यानी कि दुग मेगला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारी मंदाग्नि के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर से गति से प्रक्रिया कर रहा है। यानी किस गति से कर रहा है? 250 किलोमीटर की गति से प्रक्रिया कर रहा है। इसके बाद सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यानी पूछा जा सकता है सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसको मंदाग्नि की परिक्रमा करने में 250 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यानी कि सूर्य जो है मंदाग्नि की परिक्रमा जो है यानी 25 करोड़ वर्ष लगाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य किस दिशा में घूमता है? सूर्य अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन। बहुत ही पूछा जा सकता है प्रश्न है कि सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। इसके बाद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावाट उत्पन्न होती है। इस चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि जो होते हैं वो गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट का तारा, यानी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के बाद यानी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। किस समूह का एक तारा है? अल्फा सेंचुरी का समूह का एक तारा है, जो पृथ्वी से लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात में सर्वाधिक चमकता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट है। यानी एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का नाम ग्रीन प्लैनेट है। इसके बाद तारों का रंग, तापमान एवं उष्ण देखते हैं। तारों के रंग से उसके तापमान का
तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। यानी तारे के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। यानी तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उसकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। जो नीला या सफेद तारा होता है वो युवा होता है, युवा अवस्था में होता है, और नारंगी जो होता है पौण हो जाता है, और जो लाल तारा होता है वह वृद्ध हो जाता है। ये जो जहां सूर्य की बात हो रही है, ये करवा चौथ वाले दिन आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अतः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है, या वह कृष्ण विवरण या ब्लैक होल बन जाता है। तो हम लोगों ने सूर्य के बारे में देखा। कल की वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।